देखिए, इतिहास का वर्गीकरण। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पार्ट आपका है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा काल है आपका आद ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल, और तीसरा पार्ट है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या है? प्रागैतिहासिक काल का तात्पर्य ऐसे इतिहास से है जिस काल का अध्ययन करने के लिए किसी प्रकार का लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जिस समय का इतिहास अध्ययन करने के लिए, जिस कालखंड का इतिहास जानने के लिए किसी भी प्रकार का लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, उसे हम कहेंगे प्रागैतिहासिक काल। ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब क्या है? जिस काल का अध्ययन करने के लिए लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है, हमारे पास है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, लेकिन इसको पढ़ पाना, इसको समझ पाना अत्यंत कठिन है। इसलिए इस कालखंड के इतिहास को आद्य ऐतिहासिक काल के चरण में रखा जाता है। तीसरा जो पार्ट है आपका, वो कहलाता है ऐतिहासिक काल। जिस काल का अध्ययन करने के लिए हमारे पास लिखित साक्ष्य उपलब्ध होने लगते हैं, साथ ही साथ उनका परीक्षण हम पुरातत्व के माध्यम से कर लेते हैं, उसे ऐतिहासिक काल की संज्ञा दी जाती है। फिर समझ लीजिए, इतिहास का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया। पहला पार्ट है आपका प्रागैतिहासिक काल, दूसरा पार्ट है आपका आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा पार्ट है आपका ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य क्या है? जिस काल का अध्ययन करने के लिए किसी प्रकार की लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, उस काल को हम कहेंगे प्रागैतिहासिक काल। तो इस काल का अध्ययन हम करेंगे कैसे? केवल पुरातत्व के माध्यम से जो भी हमको सामग्री प्राप्त हुई, उस सामग्री के माध्यम से जिस कालखंड का अध्ययन करेंगे वो प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। और इसका यदि हम एग्जाम्पल हम देखें तो उससे हम कह सकते हैं पाषाण काल। जो आपका पाषाण काल है वो पूरा का पूरा आपका प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। दूसरा पार्ट आएगा आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल का तात्पर्य क्या हुआ? जिस काल का अध्ययन करने के लिए हमारे पास लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है, लेकिन उस लिखित साक्ष्य को हम पढ़ नहीं पाते या उसका सही ढंग से अर्थ नहीं समझ पाते, उसको हम कहेंगे, उसको आद्य ऐतिहासिक काल में रखेंगे। इसका जो एग्जाम्पल है वो आपका हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सब लोग जानते हैं। इस सभ्यता का उत्खनन किया गया है। इसके उत्खनन से न जाने कितनी सामग्रियाँ प्राप्त हुई। उन सामग्रियों को प्राप्त करके उस काल का हम अध्ययन तो कर लेते हैं, लेकिन जो उसकी लिपि हमको मिली, उस लिपि का आज तक किसी विद्वान ने, किसी भी इतिहासकार ने उसका पढ़ने में असफलता उनको हासिल प्राप्त हुई। इसलिए इस कालखंड को हम आद्य ऐतिहासिक काल कहेंगे। तीसरा चरण आपका आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का तात्पर्य क्या होता है? जिस काल का अध्ययन करने के लिए हमारे पास लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है, साथ ही साथ उनका जो है स्पष्टीकरण पुरातत्व के माध्यम से भी प्राप्त हो जाता है, उस काल को हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। और इस ऐतिहासिक काल की जो शुरुआत है वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मानी जाती है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है, जहाँ जिस काल में 16 महाजनपदों का उद्भव हुआ, उस काल से हम लिखित साक्ष्य या ऐतिहासिक काल की श्रेणी में इसको रख सकते हैं। ये तो आपका हुआ इतिहास का वर्गीकरण। ठीक है। ये विश्व के किसी भी विश्व का कोई भी इतिहास पढ़ेंगे उसमें ये 3 वर्गीकरण हमेशा पढ़ाए जाते हैं: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब हम समझते हैं भारत के संबंध में कि भारत में जो इतिहास है उस इतिहास को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो आप जानते हैं कि किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में जाएंगे तो बिना इतिहास के कुछ भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाना अत्यंत कठिन है। आपका पेट का एग्ज़ाम है या अन्य SSC के एग्ज़ाम है, वनडे के एग्ज़ाम में इतिहास से प्रश्न आते हैं। और इतिहास का सिलेबस आप जानते हैं सबसे बड़ा है अन्य विषयों की अपेक्षा। तो इतिहास का जो विभाजन किया गया है वो 3 प्रकार का इतिहास है भारत में। एक है आपका प्राचीन भारत का इतिहास है, प्राचीन भारत का इतिहास है। दूसरा है आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास है।
मध्यकालीन भारत का इतिहास। और तीसरा पार्ट है आपका आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास की शुरुआत कहाँ से होती है? जब प्राचीन भारत का हम अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हम इसमें पाषाण काल का स्टडी करते हैं। पाषाण काल, ठीक है, जो 3 भागों में डिवाइड किया गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और फिर आपका आता है नवपाषाण काल। जैसे कि मैंने बताया था कि जो प्राचीन भारत का इतिहास है, अब पूरा पाषाण काल या मध्य पाषाण काल या नवपाषाण काल है, ये आपका आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। ठीक है, जब पूरा पाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल हो गया, नवपाषाण काल, इसके बाद हम आते हैं जो दूसरा चैप्टर आपका आएगा एंशिएंट इंडिया में, प्राचीन भारत में, वो आएगा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, जिसको अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसी हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। इसी हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। इसी सभ्यता को भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बाद या कांस्ययुगीन सभ्यता के बाद हम जिस सभ्यता को पढ़ते, जिस इतिहास को पढ़ते हैं, उससे हम वैदिक काल कहेंगे। वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता को भी 2 भागों में बांटा गया है। उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, यानी ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल के बाद फिर आ जाता है आपका, हम मौर्य काल का अध्ययन करेंगे। वैदिक काल के बाद 16 महाजनपदों का अध्ययन करेंगे। 16 महाजनपद। इसी के साथ साथ आ जाएगा आपकी जैन और बौद्ध धार्मिक क्रांति हुई, जिसमें जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका आएगा। इसके बाद आ जाएगा मौर्य पीरियड, मौर्य काल आ जाएगा। मौर्य काल के बाद आपका ब्राह्मण वंश आ जाते हैं। ब्राह्मण वंश में आप पढ़ेंगे सातवाहन काल है। तो सातवाहन काल के बाद जो है और भी आपके दक्षिण भारत के कुछ वंश हैं। ठीक है, इसके बाद जो मेन है आपका गुप्त वंश आ जाएगा। गुप्त वंश के बाद हर्षवर्धन आ जाएगा और हर्षवर्धन के बाद जो है राजपूत काल आ जाएगा। जब राजपूत काल खत्म हो जाएगा, यहीं से प्राचीन भारत जो है समाप्त हो जाता है। जब राजपूतों का शासन काल था, इसी कालखंड में भारत में जो है आक्रमण शुरू हो जाता है, अरब आक्रमण शुरू हो जाते हैं। जब अरब आक्रमण शुरू हो जाते हैं तो एक जिस समय अरब आक्रमण हुए, उसी भारत में हमारी ये जो राजपूत कालीन संस्कृति है उसका पतन हो जाता है। तो जब मध्यकाल में पढ़ेंगे तो इसके 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट है आपका सल्तनत काल। सल्तनत काल के बारे में पढ़ेंगे। इधर पढ़ेंगे आप मुगल पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। मुगल काल, सल्तनत काल में आपके 5 राजवंशों के बारे में पढ़ना है। जैसे कि आप पढ़ेंगे सबसे पहले गुलाम वंश पढ़ेंगे। गुलाम वंश हो गया। फिर आ जाएगा आपका खिलजी वंश आ गया। फिर आ गया आपका तुगलक वंश आ गया। तुगलक वंश के बाद आ गया सैयद वंश आ गया। इसके बाद आ गया आपका लोधी वंश, यानी 1206 से लेकर के 1526 तक का जो कालखंड है वो सल्तनत काल के अंतर्गत आप पढ़ेंगे। इसके बाद आता है मुगल काल। ठीक है, मुगल काल में जो है आप जब लोधियों की सत्ता को समाप्त करके भारत में मुगलों का आक्रमण हुआ, और जो मुगल पहला जो आक्रमणकारी था उसका नाम था बाबर। इसमें अन्य जितने भी बाबर से लेकर के जितने भी आएंगे, बाबर के बाद जो है हुमायूं आएगा, अकबर आएगा, बीच में शेरशाह सूरी का शासन काल भी आएगा। इसके बाद औरंगजेब के बाद मुगलों का पतन हो जाता है। ठीक है, और औरंगजेब के बाद जो अंतिम मुगल बादशाह आता है वो बहादुर शाह द्वितीय है। बहादुर शाह द्वितीय जफर के बारे में, ये अंतिम मुगल बादशाह है जिसके बाद भारत में मुगलों की सत्ता समाप्त हो जाती है और एक बहुत बड़ी क्रांति आप पढ़ते हैं जिसे 1857 की क्रांति है। 1857 की क्रांति में जो है मुगल सत्ता समाप्त हो जाती है। अब भारत में
ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता को भी समाप्त करके भारत में ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित हो जाता है। ठीक है। आधुनिक काल की जब हम बात करते हैं, आधुनिक भारत का इतिहास है। आधुनिक भारत के इतिहास में हमको क्या पढ़ना है? भारत में यूरोपियों का आगमन पढ़ेंगे। यूरोपियों का आगमन, यूरोपियों के आगमन में हमको क्या पढ़ना है? सबसे पहले पुर्तगालियों के बारे में पढ़ेंगे। पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ेंगे, फिर फ्रांसीसियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। ये यूरोपीय शक्तियाँ भारत में आई। जब यूरोपीय शक्ति भारत में केवल व्यापारी दृष्टिकोण से आई, लेकिन उसी समय मुगलों का भारत में पतन भी हो रहा था। तो मुगलों का पतन भी एक साथ चलेगा और वहीं यूरोपीय कंपनी का सत्ता के लिए संघर्ष चलेगा। ठीक है। यहाँ पर जो अंग्रेज और फ्रांसीसी हैं, भारत में सत्ता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करेंगे। 3 कर्नाटक युद्ध होंगे जिसमें अंग्रेजों को सफलता प्राप्त होगी और भारत में अंग्रेजों का शासन स्थापित हो जाएगा। अंग्रेजों का शासन स्थापित होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण 2 युद्ध आप पढ़ेंगे। सबसे पहला आपका प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध 1757, और दूसरा आपका युद्ध होता है बक्सर का युद्ध, जो हुआ 1764 में। इस तरह 1757 से लेकर के 1757 से भारत में आप ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पढ़ते हैं, जो 1757 से लेकर के 1857 तक चलती है। और फिर 1857 से लेकर के 1947 तक का जो भारत में जो इतिहास है शासन करने का, वो ब्रिटिश क्राउन का शासन है। ब्रिटिश क्राउन। ठीक है। क्योंकि 1857 की जब क्रांति हुई, उस 1857 की क्रांति में भारतीय राजा महाराजा रजवाड़े थे, वो अंग्रेज़ों के सामने पराजित हुए, लेकिन जो हमारे क्रांति की ज्वाला थी वो बुझी नहीं। इसके बाद 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई और उस कांग्रेस की स्थापना के बैनर तले भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई। इस प्रकार से 1885 से लेकर के 1947 तक हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास पढ़ेंगे और इस तरह से देश की आज़ादी के लिए जो आंदोलन हुए उनका अध्ययन किया जाएगा। ठीक है।